हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं एमएससी फिज़िक्स फोर्थ सेमेस्टर का जो सेकंड बुक है ईसी सेकंड की वो। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ यूनिट। ठीक है, देखो कुछ टॉपिक्स है, कुछ क्वेश्चंस है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ और इसके अंदर आपकी पूरी फोर्थ यूनिट कवर हो जाएगी 4 से 5 लेक्चर में कंप्लीट से। ठीक है, और अगर आप मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस ही पढ़कर जाते हो ना, तो मैं बोल सकती हूँ आपको यूनिट सेट फोर्थ में 20 नंबर कोई नहीं काट सकता आपके। वैसे 22-24 नंबर का आता है इसमें से, लेकिन 20 नंबर कोई भी नहीं काट सकता। मतलब बड़े क्वेश्चन का तो आपका ये मान लो आप इसी में से आने वाला है। ठीक है, तो बस आप मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस पढ़ो, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग और देख लेना। ठीक है, जो आपको बेटर लगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है हाइगन सोर्स बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं फील्ड ऑफ ए सेकेंडरी। ठीक है, तो अपने जो 2020 है उसमें क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि डिस्क्राइब रेडिएशन फ्रॉम हाइगन सोर्स। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले इस तरीके से एक 3 एक्सेस बनाएंगे एक्स वाई जेड, और इसके अंदर ये जो पी पॉइंट हमने ये इसको बोल दिया है पॉइंट सोर्स है। ठीक है, इस पॉइंट सोर्स के लिए हमने क्या किया, यहाँ से और यहाँ से इस तरीके से हम लाइन ले सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने इसको कैसे बनाया, किस तरीके की स्टडी की है, तो देखो इसमें क्या किया। सबसे पहले एक एक्स वाई जेड प्लेन लिया और यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स पी रखा। ठीक है, और इसके अंदर जो जो स्टडी होने वाली है वो हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ये वही ग्राफ है हमारा, एक्स वाई जेड प्लेन है। इस यहाँ से यहाँ के जो लिए जो डिस्टेंस है ये हमने स्मॉल आर मान ली है, और ये जो कोण बनने वाला है एंगल ये है हमारा थीटा, एंड दैट इज़ ये वाला कोण होगा फाई। एक्स के साथ जो बनेगी वो बनेगी डी एक्स और वाई के साथ डी वाई। अभी बात समझ में। अब देखो ये जो लिखा है उसको हमने यहाँ पे थ्योरी में लिखा है, एन एलिमेंट ऑफ एरिया ऑफ एन हाई एडवांसिंग वेव फ्रंट इन फ्री स्पेस इज कॉल्ड हाइगन सोर्स। मतलब कि कोई भी फ्री स्पेस है उसके अंदर अगर हम कोई एरिया एलिमेंट है उसका एडवांसिंग जो वेव फ्रंट है उसको रखते हैं, या उसके अंदर फ्री स्पेस के अंदर होती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, हाइगन सोर्स। देखो एक बार वापस से देख लो कि कोई भी एरिया ऑफ एलिमेंट है उसकी एडवांसिंग वेव फ्रंट किसी फ्री स्पेस के अंदर है, तो उसी को क्या बोलेंगे हम, हाइगन सोर्स। है ये बात समझ में। आगे देखो, अब इसके बारे में हम लिखना चाहते हैं, लेट अस कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ एरिया डी एक्स और डी वाई। हमने क्या लिया, ये एक्स डी एक्स और ये डी वाई, मतलब हमने ये वाला एरिया को कंसिडर किया है। ये किसके लिए है, वेव फ्रंट के लिए। ये वाला एरिया है वेव फ्रंट के लिए। ऑफ द यूनिफॉर्म प्लेन वेव टी ई एम विच इज़ एडवांसिंग इन द जेड डायरेक्शन, जो कि किसके लिए, देखो जब हम एक्स और वाई की बात करते हैं डी एक्स डी वाई की, तो वो एडवांसिंग वेव फ्रंट किसके लिए बन रही है, जेड वाले के लिए। ओके, आगे देखिए, लेट द वेव फ्रंट इज हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स की पावर 0। हमने बोला कि हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ से डी एक्स और डी वाई की बात कर रहे हैं। यहाँ भी हमने बात किया डी एक्स और डी वाई की, किसी दो सोर्स के लिए कर रहे हैं, तो हमें जेड डायरेक्शन के अलोंग डी एक्स और डी वाई को निकालना है। जब हम एक्स डायरेक्शन के लिए अलोंग लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो हमने मान लिया कि हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि सॉरी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, उसके लिए हम मान लेते हैं कि ई एक्स की पावर 0 है, और वही चीज़ अगर मैग्नेटिक फील्ड हम मान लेते हैं ऑन वाई एक्सेस, वाई डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास, एच वाई 0। ये हमें याद रखना है एकदम। ठीक है, आगे देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स की पावर 0 अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच वाई अलॉन्ग द वाई डायरेक्शन। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला निकल के आता है एच वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड नॉट ई एक्स की पावर 0। According to Huygens principle, these wave front can be treated as a secondary source. Now we can replace the element wave front इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक करंट शीट। तो हम लोग जब इलेक्ट्रिक एंड करंट शीट के बाद में हम क्या करते हैं कि जो हमने कंपोनेंट्स लिए उन कंपोनेंट्स का इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में डेंसिटी निकालते हैं।
जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या निकाले, डेंसिटी एक तो, और दूसरा निकाले हम किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या निकलेगी, के लिए डेंसिटी। तो देखो इसमें है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसमें और इसमें क्या अलग है, देखो इसमें जब हम निकालेंगे तो -n∠E वेक्टर इस तरीके से करके निकालेंगे, जबकि हम इसमें निकालेंगे तो ये +n क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से निकाला जाएगा। यहाँ से फिर E की वैल्यू और यहाँ से M की वैल्यू पुट करनी है। ओके, तो देखो कैसे पुट करेंगे। यहाँ से जब हम इसको निकालेंगे तो यहाँ मिलेगा -n क्रॉस E वेक्टर इज इक्वल टू -z, क्योंकि z डायरेक्शन में कर रहे हैं, मल्टीप्लाई E की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, सॉरी E, ये रहा E, तो E की वैल्यू है EX0, हमने x डायरेक्शन के लिए ली है ये वाली, तो क्या होगा EX⁻0 मल्टीप्लाई y डायरेक्शन, सॉरी x डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, ये जब हम लोगों ने एक करंट का फॉर्मूला पढ़ा है इस तरीके से, x y एंड z, मतलब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो डायरेक्शन पॉजिटिव आती है, मतलब x के बाद अगर y आ जाता है तो हम लोग क्या लेते हैं, उसको z ले लेते हैं पॉजिटिव में। अगर y और z आ जाता है तो हम उसको x कैप लिख सकते हैं, और अगर z और x आ जाता है तो उसको हम y कैप लिख सकते हैं। अगर वही चीज़ ये एंटी क्लॉकवाइज होता है तो एंटी क्लॉकवाइज जैसे कि y से x में y टू x जा रहा है तो हम इसको क्या लिखेंगे, -z कैप। अगली बात समझ में, अगर x से z में जा रहे हैं, x टू z, तो इसको क्या बोलेंगे हम कि y कैप बट माइनस का। अगली बात समझ में, ऐसे ही अगर हम z से y में जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, -x कैप, ठीक है। यहाँ पे हम z से x में जा रहे हैं तो z से x में ये क्या है, क्लॉकवाइज। जब हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो आता क्या है, पॉजिटिव। हम लोग जा रहे हैं z यानी कि इस वाले में, तो इस z और x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y कैप, यानी कि -EX0 y कैप, ये आ गया। आगे बस, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे आगे हम, तो क्या मिलेगा हमें, देखो ये फिजिक्स है, हम फिजिक्स इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये आपको रफली नोट्स मिल रहे हैं, ये आपको फेयरली नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो देखो आगे से, यहाँ से ये जो हमारा, ये तो क्या निकला है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकली है, लेकिन हमें x y z किस डायरेक्शन में करना है। तो जब हम x डायरेक्शन के लिए निकाल रहे थे डेंसिटी, तो m इज इक्वल टू एम वेक्टर इज इक्वल टू, हमें किसके लिए, x के लिए निकालना है, तो x के लिए ये 0 हो जाएगा, my बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से -EX0, और m वेक्टर z इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ y का फंक्शन है, तो हमें सिर्फ y का फंक्शन मिल गया और x और z का 0 हो गया। आगे बात समझ में। इसी तरीके से हम सेकंड वाला करते हैं, किसके लिए, ये हमने पकड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब करेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड की, क्या निकालना है, डेंसिटी निकालनी है, ठीक है। तो इसको हम किससे निकालेंगे, j वेक्टर इज इक्वल टू n कैप क्रॉस h वेक्टर, ठीक है। h की वैल्यू क्या थी हमारे पास, h y इज इक्वल टू 1/z x EX कैप, इस तरीके से। तो हम वैल्यू पुट करेंगे वही प्लस का z कैप क्रॉस 1/z नॉट EX0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से किसके लिए फंक्शन था, x का फंक्शन था, तो यहाँ पे आ जाएगा x कैप। अरे बस अब z से सॉरी y का फंक्शन है ना, ये y का फंक्शन है ना, ये y का h, इसलिए y। तो यहाँ से वही हमने टर्न ओवर यूज़ किया, हम किस में जा रहे, देखो z से y में, z से y, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज,
जब एंटी क्लॉकवाइज है तो देखो z टू y माइनस एक्स, तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, z कैप क्रॉस, ये है इस पूरी की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू हम कितनी लिखने वाले हैं यहाँ से, ई एक्स की पावर 0 अपॉन जेड नॉट और यहाँ पे माइनस एक्स कैप, ठीक है। अब हमें किस डायरेक्शन में करना है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में एंड जेड डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन के लिए एक्स कैप है तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई एक्स नॉट अपॉन जेड नॉट, वाई डायरेक्शन में नहीं है तो 0, जेड डायरेक्शन में नहीं है तो ये 0। इस पूरे की वैल्यू हम कितनी लिखने वाले हैं यहाँ से, ई एक्स की पावर 0 अपॉन जेड नॉट और यहाँ पे माइनस एक्स कैप, ठीक है। अब हमें किस डायरेक्शन में करना है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में एंड जेड डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन के लिए एक्स कैप है तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई एक्स नॉट अपॉन जेड नॉट, वाई डायरेक्शन में नहीं है तो 0, जेड डायरेक्शन में नहीं है तो ये 0। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूले बन गए इक्वेशन और एक फॉर्मूले ये वाले बन गए, आगे बस समझे। अब इसको फेयरली देख लो, द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक करंट डेंसिटी आर जे वेक्टर इज इक्वल टू एन क्रॉस की एच कैप। मैंने बताया डेंसिटी जे इज इक्वल टू एच, यहाँ पे क्या है हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो वही एच की वैल्यू पुट करिए यहाँ से और वही हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो मैंने क्या बोला था, जे वाई इज इक्वल टू और जे जेड इज 0 होगा और जे एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे तो माइनस एन कैप क्रॉस ई की वैल्यू पुट करी और यहाँ से वही सॉल्व किया, आ गया। आगे बात समझ में। अब देखो हमें क्या बताना है कि कोई ऑक्सिलरी पोटेंशियल फंक्शन है, क्या कर रहे हैं हम, एनी जो ऑक्सिलरी फंक्शन पोटेंशियल फंक्शन है कोई ए एंड एफ, जो कि किसके रेस्पॉन्स मतलब किसके करस्पॉन्ड किसके रेस्पेक्ट में मिल रहे हैं हमको, ये जो हमने निकाला है ना ये जे एंड एम डेंसिटीज, उनके रेस्पेक्ट में हमें ए और एफ मिल रहे हैं। तो ए और एफ का एक फॉर्मूला होता है, ए इज इक्वल टू होता है म्यू अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन वी जे ई की पावर माइनस जे के आर डिवाइड बाय कैपिटल आर और डी वी प्राइम, ठीक है। और जो एफ का फॉर्मूला होगा वो इस तरीके से होगा, यहाँ से एप्साइलर अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन वी, देखो जे की जगह हम एम लिख लेंगे ई की पावर माइनस जे के आर अपॉन आर और डी वी प्राइम। देखो दोनों को याद करने का, देखो इसको सीधा याद करना पड़ेगा, इसका कोई भी मेरे पास वो नहीं है कि मैं आपको बता दूँ ट्रिक, बस एक है। देखो दोनों चीज़ को ए और एफ में हमें ए हम किसके लिए ले रहे हैं, जे वाली डेंस मतलब इसको हम ले रहे हैं किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और इसको हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए लेंगे तो उसमें हम जे यूज़ लेंगे, और जब हम मैग्नेटिक उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लेने वाले हैं तब हमें लेना है एम, सॉरी थोड़ा मैंने उल्टा बोल दिया, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एम, ठीक है। अब देखो दोनों में ये फॉर्मूला फिक्स है पूरा, सिर्फ यहाँ पे म्यू है, यहाँ पे एप्साइलर है, बस इतना ही स्टेटमेंट है, ओके। आगे देखिए, देखो यहाँ से जब हम बात करें ऑक्सिलरी पोटेंशियल फंक्शन ए एंड एफ के लिए, तो ए इज इक्वल टू वही जो हमने बताया था, वही जो इक्वेशन में लास्ट टाइम बताई वही है। इसके आगे देखो एफ वाला जो मैंने बताया फॉर्मूला, एप्साइलर अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन और एम ई की पावर माइनस जे के आर अपॉन कैपिटल आर और डी वी प्राइम हो गया। यहाँ जो के है उसकी वैल्यू क्या होती है, के स्क्वायर इक्वल टू म्यू नॉट स्क्वायर म्यू एप्साइलर एस, ये ऐसा सफिशेंट है, मान लो कि है, बाकी तुम्हें याद नहीं करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो कैपिटल आर है सॉरी, यहाँ जो कैपिटल आर है ये क्या है, डिस्टेंस फ्रंट एनी पॉइंट, क्या बोलना चाहता है, ये जो हम बनाते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ से ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट सोर्स के लिए अगर हम कुछ हमें क्या करना, कुछ ऑब्जर्व करना है उस पॉइंट सोर्स से, इस पॉइंट मतलब इस पॉइंट सोर्स पे हमें क्या करना, कुछ ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है मान लो, ठीक है।
ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो यहाँ से हमारा जो सेंटर पॉइंट है वहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल आर। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट इन द सोर्स टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड इट्स गिवन बाय इस, और आर को हम कैसे रिलेट करते हैं, इस फंक्शन से हमें आर को रिलेट करना है। तो आर का फंक्शन होता है आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, ये जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर, माइनस जेड प्राइम कॉस ऑफ थीटा, जेड प्राइम इसके लिए जो देखो हमने 2 पॉइंट दिए, एक यहाँ इधर से दिखाती हूँ आपको, देखो जैसे हमने शायद रेफरेंस कुछ ऐसे ही, रेफरेंस कुछ नाम से है, बीएससी में पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी नाम, तो हमने इस तरीके से कुछ करके पढ़ा था, 2 पॉइंट लेते थे, एक तो एस और एक एस प्राइम, जबकि हमारा पॉइंट एक ही होता था, कोई भी जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसी तरीके से सेम लेना है हमको इसमें। तो एक हो गया एस और एक, ये दोनों जेड में है और ये एक्स में है, ये भी एक्स में है और ये वाई डायरेक्शन, मतलब हमारी चेंज क्या हो रही है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन चेंज हो रही है, बाकी तो सब सेम सही है। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, ये कोई पॉइंट है एस प्राइम और यहाँ ये पॉइंट है एस। ठीक है, तो इस पॉइंट में हम क्या करेंगे, ये वाला जो इसके साथ जो ग्राफ बन रहा है, देखो आपको देखिए, देखो बता ही देती हूँ अच्छे से, क्योंकि ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट लिया हमने, ये कोई पी पॉइंट मान लेते हैं, और एक पॉइंट हमने यहाँ मेज़र किया है, इसको हमने मान लिया पी प्राइम, सॉरी इसको मान लिया पी प्राइम और इसको मान लिया पी। ठीक है, ये पी है। अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो लेंगे हम x1, x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम और ठीक है z प्राइम, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हो गए x, y एंड z। आगे बात समझ में। अब इसके साथ जो डिस्टेंस है वो है मान लो r है। ठीक है, और इसके साथ जो कोण बन रहा है ना, ये प्राइम है, तो यहाँ का जो कोण बनेगा वो भी क्या होगा, थीटा प्राइम, जबकि इसके साथ जो कोण बनेगा ना इस वाले पॉइंट के साथ वो होगा थीटा। आगे बस समझे। ऐसे जब हम नीचे लेते हैं इसका, स्केल से ले लेना अपना, मैं ऐसे ही ले रही हूँ, एक ये पॉइंट निकलता है और एक इस तरीके से ये पॉइंट निकलता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से जैसे ये वही, जैसे ये वाला क्यू मान लो इसको ना, और ये भी क्यू, तो इसको क्यू प्राइम और ये क्यू, तो क्यू प्राइम से जो बनाएंगे तो ये हो जाएगा फाइव प्राइम, और सिर्फ क्यू का बनाएंगे ये क्या हो जाएगा, क्यू, सॉरी फाइव। आगे बात समझ में। इस तरीके से हमारे ये एंगल्स बनने वाले हैं। अब आर की वैल्यू पूछोगे, आर कैसे निकला, तो देखो कैपिटल आर इज इक्वल टू, पहले हमारी ये वाली डिस्टेंस लेने वाले आर, फिर माइनस, अब देखो यहाँ से फाइव प्राइम वाली वैल्यू निकल रही है, तो यहाँ से क्या होगा, जेड प्राइम कॉस ऑफ थीटा प्लस 1 अपॉन आर जेड प्राइम स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से कॉस का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, साइन, बट हमने 2 बार किया तो हमें क्या मिल गया, यहाँ से साइन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर जेड प्राइम क्यूब अपॉन 2। आप देख रहे हो एक एक चीज़ बढ़ रही है यहाँ पे। अब कॉस ऑफ थीटा पहले वाला आ गया, उसके बाद में साइन स्क्वायर ऑफ थीटा भी आ गया, बस ये है इतना सा फॉर्मूला है। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, एक और चीज़, जब हम ऑब्जर्व करते हैं ना, ऑब्जर्वेशन में हम क्या देखते हैं, वी कैन सी कि एक बार हम कैपिटल आर है उसकी वैल्यू रखते हैं आर माइनस आर प्राइम के बराबर, और एक बार कैपिटल आर है उसकी वैल्यू हम रखते हैं आर के बराबर। अब देखो जब ये रखते हैं, ये किसके लिए होता है, एम्पलीट्यूड के लिए, एम्पलीट्यूड वेरिएशन के लिए। ठीक है, और ये जो पॉइंट होता है ऊपर वाला वो रखते हैं हम किसके लिए, फेज वेरिएशन के लिए। ओके, तब आगे देखिए, इसको पूरे को थ्योरेटिकल देख लेते हैं। फॉर फेयर फील्ड ऑब्जर्वेशन आर कैन मस्ट
कॉमनली अप्रोमिएट बाय आर जो होगा वो लगभग आर माइनस आर प्राइम रखते हैं जब हम, तो हमें क्या मिलता है 4 फेज वेरिएशन। द सेकंड है आर इज इक्वल टू जो लगभग कैपिटल स्मॉल आर के बराबर रहेगा वो होगा एम्पलीट्यूड वेरिएशन। ओके, आगे देखिए कितना है ये, देखो आगे देखो, बड़ा है डेरिवेशन बट अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर देगा डायरेक्ट, बिल्कुल टेंशन नहीं करनी। अब देखो साइज द एंगल बिटवीन आर एंड आर प्राइम वेक्टर द प्राइम्ड कोऑर्डिनेट, जो इसमें प्राइम कोऑर्डिनेट होगी वो कौन से आगे, एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम, आर प्राइम, थीटा प्राइम, फाइव प्राइम। जबकि जो अनप्राइम कोऑर्डिनेट होगे वो जो मैंने बताया था एक्स, वाई, जेड, आर, थीटा एंड फाइव, ये हो गए अनप्राइम्ड कोऑर्डिनेट। और भाई उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। अब जो इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ है इसको अगर हम हमारी इक्वेशन नंबर जो वन और इक्वेशन नंबर 2 आई है, इन दोनों से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है ए की वैल्यू, देखो ए बराबर मिल जाएगा हमको म्यू अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन, हमें जो वहाँ पे वॉल्यूम था उसको हमने एस में चेंज कर दिया है, बोले तो सरफेस जे एस, वहाँ जे था, जब हमने सरफेस लिया है तो यहाँ पे भी जे एस हो जाएगा, e की पावर माइनस जे के आर अपॉन आर डी एस। हमें सिर्फ आर की वैल्यू चेंज करनी है, तो आर को हमने क्या बोला है, इसमें स्मॉल आर रख लिया। तो ये जब इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है म्यू e की पावर माइनस जे के आर अपॉन 4 पाई आर, और इससे हमें निकालना होता है एन, और एफ से हमें निकालना होता है एल, दोनों एक दूसरे के क्या है, एकदम सेम है, जे की जगह एम आ जाएगा, एम की जगह जे आ जाएगा, बस बाकी कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ तो आगे देखो इसमें क्या करना है, ए की वैल्यू जैसे हम लोग निकाल रहे थे वैसे एन की निकालनी है हमको। तो एन के लिए हमें एक पर्टिकुलर तो देखो एन के लिए क्या करना है, एन के लिए हम खुद वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, मतलब हमें क्या है ये याद ही करनी पड़ेगी यार, इसका कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। जे एस ई की पावर माइनस, जैसे हमने इसको याद किया है, मैं इसी से आपको ट्रिक सिखा देती हूँ। देखो कैसे, जैसे देखो ये इंटीग्रेशन पूरा पूरा ऐसे कैसे लिख दिया, जे एस की जे एस लिखना है, ई की पावर माइनस जे के आर, ई की पावर माइनस जे के। देखो आर की जगह हमने कौन सी वैल्यू लिखनी है, आर प्राइम कॉस ऑफ साई। मैंने बोला दो वैल्यू रखनी है, एक तो किसके लिए, एम्पलीट्यूड वेरिएशन के लिए, फेज वेरिएशन। जब हम एम्पलीट्यूड वेरिएशन के लिए रखते हैं तो हमें ये वाली टर्म मिलती है, जब हम फेज वेरिएशन के लिए रखेंगे तो ये हमें ये वाली टर्म मिलेगी। तो आर की जगह क्या रखना है, आर प्राइम कॉस ऑफ साई, ठीक है। और एक आर बोल रहा है ना, ये एक बार आर माइनस आर, तो इन दोनों को देखो इस तरीके से सॉल्व होगा, मैं बताती हूँ। देखो n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एस जे एस ई की पावर माइनस जे के, आर की जगह रखना है हमको आर माइनस आर प्राइम कॉस ऑफ साई, ठीक है। अब e को जब हम दो जगह रखते हैं तो एक वैल्यू e की आर वाली, ये जो वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू वो कैंसिल हो जाएगी और सिर्फ ये वाली बच जाएगी। तो देखो इस तरीके से ये वाली माइनस में बच रही है, आगे बस। और डी एस प्राइम का डी एस प्राइम। ऐसे ही जब हम f निकालते हैं तो देखो सेम वैल्यू एप्सिलॉन अपॉन 4 पाई डबल इंटीग्रेशन एम एस जे ई की पावर माइनस जे के आर डी एस प्राइम अपॉन आर। कैपिटल आर की जगह क्या करना है, हमें स्मॉल आर रखना है, स्मॉल आर रखेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद में इससे हमें एल निकालना है, वही एम निकल जाएगा एम एस ई की पावर माइनस जे के आर की वैल्यू रखेंगे आर प्राइम कॉस ऑफ साई डी एस प्राइम। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे देखिए, the theta or phi component of the E and H field are dominant, other radial component are negligible compared to the theta and phi component HA and HF can be written। मतलब इन component से हम HF और HA है उसको हम कैसे रिटर्न कर सकते हैं वो देखो। तो देखो ये सीधा सीधा है, ये फंडा हमें ये उन्हीं से याद रखना है। तो देखो ई ए जब थीटा है, जो थीटा के साथ में आएगा माइनस जे ओमेगा, और ए तो ए ये रहेगा, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ पे भी क्या रखना है, हमको थीटा ही पुट करना है। सेकंड है ई ए फाई, ई ए फाई में क्या करेंगे, सेम वैल्यू आएगी माइनस जे ओमेगा ए, और यहाँ पे ए है तो यहाँ भी ए, और यहाँ फाई है तो यहाँ भी फाई। क्वेश्चन नंबर 10 हो गए। इसके बाद में निकालना हमको एच एफ। तो एच एफ के लिए देखो क्या करेंगे, वही सेम है वापस से, माइनस जे ओमेगा
एफ है तो इसको एफ रखना है, और यहाँ पे थीटा है तो इसको भी यहाँ पे थीटा रखना है। ओके, नेक्स्ट है एच एफ फाइव। एच एफ फाइव के लिए माइनस जे ओमेगा, एफ की एफ और फाइव है तो फाइव। अब जस्ट इसके आगे हमें क्या करना है, थोड़ा सा चेंजमेंट करना है। देखो कैसे आना है चेंजमेंट, मैं आपको बता देती हूँ। देखो, जिसे हमने निकाला था ई ए थीटा और ई ए फाइव, फिर हमें अब निकालना है हमें ई एफ थीटा एंड ई एफ फाइव। ये दोनों मैंने आपको निकाल के बता दिया, ये वाला जैसे ई इसका निकाला था माइनस जे ओमेगा ए थीटा, उसको माइनस जे ओमेगा ए फाइव, ऐसे ठीक है। और इसके लिए आ जाएगा माइनस जे ओमेगा एन एफ ऑफ थीटा, मतलब थीटा को फाइव में और फाइव को थीटा में चेंज करना है और कुछ नहीं, सिर्फ एन एक्स्ट्रा आया है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से, एच ए थीटा। एच ए थीटा क्या होगा, ये जो है ना, इसमें जैसे थीटा आया तो इसमें थीटा की जगह फाइव, जिसमें थीटा की जगह फाइव आया इसमें भी थीटा की जगह फाइव आएगा। इसमें जैसे नेगेटिव है तो इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जे ओमेगा एन एफ फाइव अपॉन, तो ये एन यहाँ पे नहीं आएगा, एन अपोजिट बटे में आएगा। ओके, सेम एच ए फाइव निकालेंगे तो क्या निकलेगा यहाँ से, जे माइनस ओमेगा एफ थीटा अपॉन एन। आगे बात समझे, आगे देखिए, ये हमने सारी वैल्यूज यहाँ रखी। इक्वेशन नंबर ये जो है 9 से 11 विथ 12 से 15 एंड मेकिंग यूज द 5 से 18, द टोटल ई एंड एच फील्ड कैन बी रिटन एज, इनको कैसे लिख सकते हैं, जब ई आर लगभग 0 के इक्वल होगा तो उस समय हमारी जो ई थीटा निकल के आएगा वो इस तरह से, ई थीटा इज इक्वल टू माइनस जे के ई की पावर माइनस जे के आर अपॉन 4 पाई आर एंड एल फाइव प्लस थीटा एंड थीटा। इक्वेशन नंबर 19। आगे ई फाइव जो निकालेंगे वो होगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, जे के ई की पावर माइनस जे के आर अपॉन 4 पाई आर एल ऑफ थीटा माइनस थीटा एंड फाइव, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट, जब हमारा एच आर इज इक्वल टू लगभग 0 के बराबर है, लगभग, तो यहाँ से क्या करेंगे, एच थीटा निकालेंगे और एच फाइव निकालेंगे। एच थीटा क्या होगा, जे के ई की पावर माइनस जे के आर अपॉन 4 पाई आर एन फाइव माइनस एल ऑफ थीटा अपॉन एन 22 एंड एच थीटा इज इक्वल टू माइनस जे के ई की पावर माइनस जे के आर अपॉन 4 पाई आर और एन ऑफ थीटा प्लस एल फाइव अपॉन एन। आगे बात समझिए। अब देखो यहाँ से हमने क्या निकालना है, एन थीटा एन फाइव एल थीटा एंड एन फाइव, इनसे हम क्या निकालेंगे, ये चारों चीज़ें निकालेंगे और इनको ऑब्टेन करेंगे क्वेश्चन नंबर 608। तो देन एन इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ एस जे एस ई की पावर माइनस जे के आर कॉस ऑफ साई डी एस प्राइम, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है ना, इसमें जो वैल्यूज पुट करते हैं हम किसकी, जे एस की, तो जे एस की वैल्यू क्या करेंगे, ए एक्स का प्राइम जे एक्स प्लस ए वाई का प्राइम जे वाई प्लस ए जेड का प्राइम ए जेड, और ई की पावर में जो वैल्यू है वो जस्ट ऐसे कैसे लिख देंगे, ये प्राइम है। ओके, ये हो गया 24। अब एन की निकाल लिया, अब एल की निकालनी है, तो जैसे देखो ये कहाँ से आया, ये जो हमने निकाला है ना, ये बस यही इक्वेशन है 6 और 8, इन दोनों के अंदर हमें जे एस और एम एस की वैल्यू पुट करनी है बस। तो देखो इसके अंदर जे एस की वैल्यू ये वाली पुट करी और इसके अंदर एम एस की वैल्यू पुट कर ली, ठीक है। आगे देखिए, using the rectangular to spherical coordinate transform we obtain theta and phi component and L that is n theta। n निकाला था, अब मतलब n और l जो निकाला है हमें उसको हमें दो फॉर्म में निकालना है, थीटा एंड फाई की फॉर्म में, ठीक है। तो n थीटा जब हम निकालते हैं तो देखो वही सरफेस, ठीक है,
और इसको जब हम खोलते हैं आगे तो क्या मिलता है, जे एक्स कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ फाई प्लस जे एक्स कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ फाई माइनस जे जेड साइन ऑफ थीटा, और लास्ट में वो की वही टर्म वापस से आ गई है। अब वही हमें फाई की टर्म निकालनी है, तो वही इंटीग्रेशन करा ये सरफेस के लिए, माइनस जे एक्स साइन ऑफ फाई प्लस जे वाई कॉस ऑफ फाई ई की पावर माइनस जे के आर प्राइम कॉस ऑफ फाई डी एक्स प्राइम। ठीक है, आगे देखिए, एल थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एस एम एक्स कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ फाई प्लस एम वाई कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ फाई माइनस एम वाई साइन ऑफ थीटा और ई की पावर में जे के आर प्राइम कॉस ऑफ थीटा और डी एक्स प्राइम। अब निकालना एल फाई, तो इंटीग्रेशन ऑफ एस एम एक्स साइन ऑफ थीटा प्लस एम वाई कॉस ऑफ थीटा ई की पावर माइनस जे के आर प्राइम कॉस ऑफ साई डी एक्स प्राइम। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। और स्टूडेंट्स ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जस्ट इसके आगे जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो होगा अपर्चर थ्योरी, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।